डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के आज सेक्शन सी के जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सप्लाई कर्व। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मांग का नियम क्या है और मांग के नियम को कैसे डिराइव करते हैं, और उसके आधार पर मांग तालिका की बात हमने करी थी। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। आज बात कर रहे हैं सप्लाई, पूर्ति, उसकी परिभाषा, पूर्ति का नियम, उसकी विशेषताएं, वक्र, अपवाद एवं उदाहरण, यानी पूर्ति वक्र से जुड़ी हुई सब चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे। और कुछ चीज़ें इसके बाद वाले लेक्चर में, यानी ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हिस्सा रहेगा पूर्ति क्या है, पूर्ति का नियम क्या है और पूर्ति की विशेषताएं क्या है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ये सप्लाई कर्व को डिराइव करता हुआ एक वक्र बनाया गया है जिसमें इस चीज़ को दिखाया गया है कि दी हुई निर्धारित कीमत पर पूर्ति की मात्रा कैसे निर्धारित होती है। जैसा आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र का एक बहुत मूलभूत और बेसिक नियम है मांग का नियम और पूर्ति का नियम। पूर्ति से तात्पर्य क्या है? पूर्ति से तात्पर्य जब बाजार में किसी वस्तु की मांग की जाती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति के पास यह वस्तु होती है वह व्यक्ति उस वस्तु को बेच करके जो लाभ कमाने के लिए उसे बाजार में बेचता है तो वह पूर्ति कहलाती है। वह व्यक्ति उस वस्तु को बाजार की मांग के अनुसार उसकी कीमत तय करता है और उस कीमत से वह लागत के साथ साथ अपना लाभ भी प्राप्त करता है। इस तरह से खरीदार होते हैं जो मांग करता है, उनके द्वारा वो वस्तु खरीदी जाती है और जिनके पास ये वस्तु होती है वो बेच करके अपनी लागत और लाभ प्राप्त करते हैं। यह पूर्ति कहलाती है। पूर्ति की परिभाषा की जहाँ तक बात है, इसमें एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर बेनम, उनके अनुसार पूर्ति का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे प्रति इकाई के मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की जाती है। बेनम कहते हैं कि पूर्ति से तात्पर्य, पहली बात तो यह है कि निश्चित मात्रा होती है उस वस्तु की जिसके वह बेचना चाह रहा है। दूसरा, उस वस्तु की प्रति इकाई का मूल्य निर्धारित होता है। तीसरा, एक निश्चित समय पर बेचने के लिए विक्रेता द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें मोटे तौर पे परिभाषा में तीन तत्व हुए। एक, वस्तु की निश्चित मात्रा होती है, उसकी प्रति इकाई का मूल्य तय होता है और एक निश्चित समय पर वह विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाती है। इसी आधार पर पूर्ति तालिका भी निकाली जाती है। पूर्ति तालिका से तात्पर्य जब कोई विक्रेता बाजार में विभिन्न चीज़ें बेचने के लिए उपलब्ध कराता है तो वह विभिन्न दामों पर उस वस्तु की विभिन्न मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है। अतः पूर्ति तालिका उन सभी वस्तुओं की मात्रा की एक सूची होती है जिन्हें विक्रेता द्वारा निश्चित मूल्य पर विभिन्न मूल्यों पर बेचने के लिए तैयार होता है। यानी पूर्ति तालिका का तात्पर्य उसमें एक तरफ उस वस्तु के विभिन्न मूल्य होते हैं और दूसरी तरफ उस वस्तु के उन मूल्यों पर बेचे जाने वाली मात्रा होती है। इस तरह से पूर्ति तालिका को दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और दूसरा है बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका ये एक ऐसी तालिका होती है जिसमें केवल एक विक्रेता द्वारा विभिन्न मूल्यों पर बेचे जाने के लिए वस्तुओं की
सूची तैयार करता है। उस सूची को, उस तालिका को व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहेंगे। अर्थात एक विक्रेता द्वारा जो विभिन्न मूल्य बाजार में उस वस्तु के निर्धारित हैं, उन पर बेचने के लिए जो मात्रा वो प्रस्तुत करता है विक्रय हेतु, वह व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। इसको व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही विक्रेता की अनुमानित कीमतों के बारे में जानकारी होती है। एक से अधिक विक्रेता नहीं होते हैं, एक ही विक्रेता होता है। इसके बाद में जो नीचे तालिका दी हुई है, इस तालिका में स्पष्ट किया गया है कि इसके दो हिस्से हैं। एक तरफ यानी बाईं तरफ व्यक्तिगत मांग उस वस्तु की है। यहाँ हमने समझने के लिए संतरा को लिया है ऑरेंज, तो ऑरेंज के मूल्य को दर्शाया गया है और दाईं तरफ तालिका में उस मूल्य पर संतरे की जो आपूर्ति निर्धारित कीमतों पर की जाने वाली है उसको दर्शाया गया है। इस तालिका में जैसा कि संतरे का मूल्य 1 रुपये प्रति इकाई है, तो वह 50 इकाइयों की पूर्ति करता है। 1 रुपये प्रति इकाई पर 50 संतरा। यदि अब कीमत बढ़कर के 1 से 2 हो जाती है तो वह पूर्ति को बढ़ा देता है, 50 से 60 इकाइयां बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। इसके बाद यदि उसका मूल्य 2 से बढ़कर के 3 होता है तो अब वह इकाई को पूर्ति को और बढ़ा देता है। अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति वैसे वैसे बढ़ती है। इसलिए इसी आधार पर हम आगे पूर्ति का नियम पढ़ेंगे। अब यदि कीमत बढ़कर के 3 से 4 हो जाती है तो एक बार फिर संतरे की आपूर्ति है वो 70 से बढ़कर के 80 इकाइयाँ बेचने हेतु वह प्रस्तुत करता है। और इसी तरह से आगे भी इस तालिका को बढ़ाया जा सकता है कि जैसे जैसे संतरे का मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी आपूर्ति बढ़ेगी। तालिका में यदि कीमत बढ़कर के 4 से 5 हो जाती है तो अब वह आपूर्ति को 80 से 90 इकाइयों यानी 10 इकाई और बढ़ा देता है। इस तरह से ये उदाहरण के लिए अंक दिए हुए हैं, लेकिन इनका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु की आपूर्ति भी बढ़ती जाती है। यह एक तरह से पूर्ति का नियम भी कहलाता है। इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है दोनों में। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ेगी और जैसे जैसे कीमत कम होगी पूर्ति भी उसके अनुसार कम हो जाएगी। दूसरा जो प्रकार है तालिका का वो है बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत तालिका में केवल एक विक्रेता होता है, जबकि बाजार पूर्ति तालिका में बाजार के सभी विक्रेताओं को शामिल किया जाता है। यानी सभी विक्रेता विभिन्न मूल्यों पर वस्तु को बेचते हैं। उन सभी वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार की कुल पूर्ति कहलाती है। अर्थात वह विभिन्न मूल्यों पर बाजार में विभिन्न क्रेता विभिन्न तरह की वस्तुओं को बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं, उनकी विभिन्न मात्राओं को प्रस्तुत करते हैं, तो उनका सामूहिक योग बाजार की कुल पूर्ति कहलाती है। इसे भी नीचे एक तालिका में दर्शाया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस तालिका के 5 हिस्से किए गए हैं, जिसमें संतरे की पहली जो बाईं तरफ
पहला कॉलम है उसमें है संतरे की कीमत प्रति इकाई लिखी हुई है। दूसरी दाईं तरफ 3 विक्रेता हैं, ए, बी और सी, और एक्सट्रीम राइट दाईं तरफ तालिका के इन तीनों विक्रेताओं के द्वारा जो पूर्ति की जाती है, यानी ए, बी, सी 3 विक्रेताओं के द्वारा जो कुल पूर्ति की जाती है उसकी मात्रा को दर्शाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि उस वस्तु के विक्रेता 3 हैं। संतरे की कीमत जब प्रति इकाई 1 रुपये होती है तो ए द्वारा 50 इकाइयाँ बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, बी द्वारा 30 इकाइयाँ और सी द्वारा 130 इकाइयाँ, यानी अलग अलग विक्रेताओं द्वारा अलग अलग मात्रा की पूर्ति की जाती है। और इस तरह से कुल पूर्ति तीनों के द्वारा 210 इकाइयों की होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि संतरे की 1 रुपये कीमत पर बाजार की कुल पूर्ति है वो 210 इकाइयों की है। यह बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। अब जैसे जैसे कीमत 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ेगी, वैसे वैसे ए द्वारा भी अधिक मात्रा की पूर्ति की जाएगी बेचने के लिए। वह 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 इस तरह से क्रम से बढ़ाता जाता है। बी द्वारा भी संतरे की पहली यानी प्रति इकाई 1 रुपये पर वह 30 इकाई प्रस्तुत करता है बेचने के लिए। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे बी द्वारा 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70 इस तरह से क्रम से अधिक मात्रा बेचने हेतु प्रस्तुत करता है। और सी द्वारा भी इसी तरह पहली जो इकाई की कीमत 1 रुपये है वह उस पर 130 इकाइयाँ प्रस्तुत करता है बेचने के लिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह 130 से बढ़ा करके 140, 150, 160 और 170 यानी इसी तरह से जैसे ए और बी द्वारा अधिक मात्राएं जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे बेचने के लिए प्रस्तुत की गई। सी भी उसी अनुसार करता है और तीनों का योग यानी ए, बी, सी द्वारा तीनों के द्वारा जो बाजार में कुल जो पूर्ति की जाती है वह दाईं तरफ दिखाई गई है। यानी संतरे की प्रति इकाई 1 रुपये कीमत होने पर बाजार की कुल पूर्ति 210, कीमत बढ़कर 1 से 2 होने पर कुल पूर्ति 240, कीमत 2 से 3 होने पर पूर्ति 270, कीमत 3 से 4 होने पर कुल पूर्ति 300 और 5वीं यानी इकाई की कीमत यानी 5 रुपये प्रति इकाई होने पर वह 330 इकाइयाँ बेचने हेतु प्रस्तुत करता है। ये कहलाता है बाजार पूर्ति तालिका। कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार में कीमत और पूर्ति का प्रत्यक्ष संबंध होता है और इसी संबंध के आधार पर आगे हम पूर्ति तालिका की बात करेंगे और पूर्ति के नियम की बात करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मांग और पूर्ति अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण दो अवधारणाएं हैं। इन्हीं से अर्थशास्त्र शुरू होता है। यानी मांग और पूर्ति के आधार पर ही बाजार में कीमत तय होती है और कीमतों का पूर्ति और मांग के साथ संबंध होता है। पूर्ति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, मांग के साथ अप्रत्यक्ष या यूँ कहें कि नकारात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो इस आधार पर बाजार में कीमतों का निर्धारण होता है और इसी पूर्ति के नियम के आधार पर बाजार में पूर्ति तालिका का निरूपण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र क्या है, जैसा मैंने अभी बताया।
कि पूर्ति वक्र इसी आधार पर तैयार किया जाएगा, क्योंकि आपूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो उसी के आधार पर मात्राएं ली जाएंगी, एक तरफ कीमत, दूसरी तरफ पूर्ति, और उसको दर्शाने वाली मांग तालिका के आधार पर पूर्ति वक्र का निरूपण किया जाएगा। फिर हम ये पढ़ेंगे कि पूर्ति कब बढ़ती है, पूर्ति में कमी आती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ति का विस्तार कैसे होता है, और इस तरह से हम पूर्ति के प्रभावित करने वाले घटक और उनके अपवादों पर भी विस्तृत प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।